जय भीम साथियों, मैं जिग्नेश मेवानी और आज हमारे साथ बात करने के लिए साथी सूरज येंगड़े और न्यूज़-बीक के हमारे पत्रकार साथी जिनको आप सभी दर्शक सारे व्यूअर्स जानते हैं। तो स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ में वो क्या रेडिकल क्रांतिकारी बातें हैं जो दलित समाज के लड़ने वाले साथियों को चेरिश करनी चाहिए, अप्रिशिएट करनी चाहिए और जनता के बीच में ले जानी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर माइनॉरिटी की जो डेफिनेशन है सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पे करते हैं। पिछले 8-9 साल के दौरान ये जो आरएसएस बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद एट्रोसिटीज के मामले में आपने क्या फर्क देखा है? वैसे तो मुझे ये सवाल आप लोगों से पूछने थे, बट आज उस भूमिका में आप हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं जवाब दे रहा हूँ। इतने सारे हीनियस क्राइम हमारे दलितों के ऊपर हो रहे हैं। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि एवरी डे मोर देन 100 केसेस ऑफ एट्रोसिटीज आर बीइंग रजिस्टर्ड इन दिस नेशन। सरकार ये चाहती है कि सफाई कर्मी और उसका बेटा गटर में उतरे और गटर में उतर के 300-400 रुपए के लिए मरे। ये सरकार चाहती है कि मैला ढोने की प्रथा, जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान का अपने हाथों से गू उठाने के लिए मजबूर है, वो प्रथा जीवित रहे। सफाई कर्मी ऐसा ही है, सफाई का काम नहीं कर रहे। सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिल रहा है। अब हम नरेंद्र मोदी से कहें कि कभी आके आप भी तीर्थ का अनुभव कर ले, हमारा मैला उठा लें। आप भी कभी गटर में उतरिए तो आपको पता चले कि किस प्रकार का आध्यात्मिक आनंद वो होता है। जय भीम साथियों, मैं जिग्नेश मेवानी और आज हमारे साथ बात करने के लिए साथी सूरज येंगड़े और न्यूज़-बीक के हमारे पत्रकार साथी जिनको आप सभी दर्शक सारे व्यूअर्स जानते हैं। तो पहला सवाल सूरज, आपने आपकी अभी जो सोशल जस्टिस की जो कॉन्फ्रेंस अभी चल रही बेंगलोर में, वहाँ आपने फोकस किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ओरिजिनल संविधान के ऊपर, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़। तो स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ में वो क्या रेडिकल क्रांतिकारी बातें हैं जो दलित समाज के लड़ने वाले साथियों को चेरिश करनी चाहिए, अप्रिशिएट करनी चाहिए और जनता के बीच में ले जानी चाहिए? उसके अंदर से वो कौन सा वो एजेंडा है जो निकल कर आ रहा है? नहीं, बहुत अच्छा उम्दा सवाल पूछा आपने। और आज की जो ये 2 दिन का जो चर्चा सत्र यहाँ पर था, देखिए हमारे समाज में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है कि बाबा साहब के लिखे हुए 2 संविधान हैं। एक उनका स्वयं लिखा हुआ सिंगल ऑथर्ड ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से, और दूसरा जब वो संविधान सभा में गए और वहाँ पर उन्होंने भारत के संविधान की नींव रखी और उसको दिशा दी। बाबा साहब अम्बेडकर के जो पहला संविधान था उसको फिर किताब के रूप में छापा गया। वो माइनॉरिटीज़ और स्टेट्स के बारे में, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में वो था। 1947 भारत को जब आज़ादी मिली तब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान का मसूदा तैयार किया। इसमें मेमोरेंडम थे, इसमें आर्टिकल थे, अलग अलग क्लॉज थे। और ये जो था ये रेडिकल बिल्कुल नहीं था। ये नए देश के निर्माण की प्रक्रिया का बहुत अहम हिस्सा था। जब भी कोई जब नया व्यक्ति घर बनाते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? ज़मीन जो रहती है, ज़मीन की स्काउटिंग करते हैं और बनाने के पहले सबसे पहले उसकी नींव मजबूत करते हैं, क्योंकि हमारा प्लान भविष्य का होता है। अभी की जनरेशन तो खैर भाई हम 2 रूम जी लेंगे, हमारे जब बच्चे बनेंगे तब शायद और एक मंजिल होगी या उस दृष्टिकोण से व्यक्ति सोचते हैं तो फाउंडेशन की सबसे ज़्यादा मजबूती करते। बाबा साहब अम्बेडकर वो फाउंडेशन की मजबूती देने का काम भारत देश को कर रहे थे। इसके लिए वो सबसे बेहतरीन मानव उपयोगी और देश के हित का संविधान बाबा साहब ने दिया था। और उसी के विचार में बाबा साहब इंश्योरेंस सेक्टर हो, बाबा साहब उसके अंदर तुम्हारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो, उसके अंदर तुम्हारे इंडस्ट्रीज़ हो, उसके अंदर तुम्हारी डेमोक्रेसी की परिभाषा किस तरह से चलनी चाहिए। और जब कॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, जब भारत की अखंडता की जब बात आती है उसमें अलग अलग यूनियन ऑफ स्टेट्स है, उसके साथ साथ माइनॉरिटी समाज के लोग हैं। और बहुत समय ये कांग्रेस की जो राजनीति उन्होंने की, जो सेकुलर बोलकर मुसलमानों को एक बाइपोलर वोट समझकर एक टोक में रख दिया। और ये कांग्रेस के मुसलमानों का जो डिस्कोर्स बना कि भैया एक हमारा पर्सपेक्टिव है, वो है कि सेक्युलर पॉलिटिक्स। अब उसमें उन्होंने माइनॉरिटी की संकल्पना में मुसलमानों को डाल दिया। अब मुसलमानों की कल्पना में माइनॉरिटी को जब हम देखते हैं तो मुसलमान माइनॉरिटी किस तरह से हैं? जनसंख्या के आधार पर है, धर्म के आधार पर है, या बैकवर्डनेस के आधार पर है? बाबा साहब अम्बेडकर माइनॉरिटी की जो डेफिनेशन है सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पे करते हैं। उस मायने में सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के माइनॉरिटीज़ कॉन्सेप्ट में दुनिया भर के लोग हैं, दुनिया भर के जातियाँ, दुनिया भर का समुदाय है। पर अगर हम न्यूमेरिकल माइनॉरिटी देखते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी देखते हैं, तो जैन समाज में माइनॉरिटी है, पारसी भी है, बुद्धिस्ट भी है। नहीं, लेकिन ये जो आपने बताया इंडस्ट्रीज़
इंश्योरेंस सेक्टर और जमीन, स्टेट्स और माइनॉरिटीज के बारे में क्या कहते हैं, उसका क्या होना चाहिए, बाबा साहब का प्रस्ताव क्या था? देखिए, ये बहुत ही उम्दा सवाल है। एक्चुअली जो व्यक्ति कोई भी फील्ड में हो, अगर आप फर्ज करो आप एक पिताजी हो या एक गार्डियन हो, तो सबसे पहला आपका जिम्मेवारी आपके प्यूपिल्स, आपके बच्चों की तरफ होता है। उनके भविष्य के बारे में उनको प्रोटेक्ट करना। तो प्रोटेक्ट हम किस तरह से करते हैं? एक इंश्योरेंस होता है। अब वो स्कीमें अलग अलग तरीके हैं। तो बाबा साहब की कल्पना थी कि एक नेशनलाइज इंश्योरेंस रहना चाहिए, और इंश्योरेंस केवल हेल्थ के मामले में नहीं, इंश्योरेंस ये तुम्हारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो तुमको फ्यूचर में कुछ डिफिकल्टीज होगी, फसल नहीं होगी, तो स्टेट प्रोटेक्शन उस एग्रीकल्चरलिस्ट को मिलना चाहिए। पर बाबा साहब का बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हम भूल जाते हैं, और ये बाबा साहब ने उनके संविधान में लिखा है, नो लैंडलेसनेस, कि भारत में उनका विजन जो है कि लैंडलेस को रहना नहीं चाहिए। नो फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म इसके अंदर व्यवस्था में जीने नहीं चाहिए। तो बाबा साहब का एक बहुत ही जो लिबरल व्यू था, वो व्यू था कि भैया समाज में हर व्यक्ति जो पिछड़े हैं उनको हमने इस मुख्य धारा में लाना चाहिए। अब इंश्योरेंस के मामले में नहीं, मतलब कि क्या आपका एक प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है कि आज के मौजूदा संविधान में जो भी है वो एक बार अचीव मान के चलिए दलित समुदाय कर लेता है, पूरा संविधान डिलीवर करता है, उसके बाद स्टेप 2 में हमें स्टेट्स ऑफ माइनॉरिटीज की ओर देखना है, ताकि हमारा एजेंडा ये बना रहे कि मान के चले भी कुछ जमीनों का आवंटन हुआ, गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, उड़ीसा में हो जाए, वो एक बात है, वो शायद पहला कदम हो सकता है, लेकिन इन द फाइनल एनालिसिस वी हैव टू गो फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ द लैंड। देखिए, LIC की बात करता हूँ फॉर एग्जांपल में, इंश्योरेंस के मामले में LIC जब बना, अब LIC जब भी आपको समझना चाहिए, भारत की जो नींव थी ये मुख्य धारा से समाजवादी दृष्टिकोण से बना हुआ देश है। बाबा साहब का जो विचार था, ये समाजवाद विचार, पॉलिटिकली जो है, पॉलिटिकल लैंग्वेज हमारे लोगों को समझनी चाहिए। कंफर्म सोशलिस्ट। अरे भैया, उनके आपको उदाहरण देता हूँ, बॉम्बे की जो इलेक्शन थे वहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट थे मेहता। बाबा साहब और उनका अलायंस था भाई, सोशलिस्ट। बाबा साहब ने केवल एक पार्टी के साथ अलायंस किया, और वो पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी। अब वो सोशलिस्ट पार्टी का जो बाद में फ्यूचर में उन्होंने लोहिया और लिमये ये साथ में काम करना चाहते, बाबा साहब कभी मिले नहीं। लोहिया को एक बनाया इतना ग्रास रूट का लीडर मिल गया था, और वो सोचा कि बाबा साहब को उसने खत भी लिखा था कि बोला था, बाबा साहब आप हमारे नेता बन जाओ। और बाबा साहब ने उनको बोला कि मैं अभी नई पार्टी का गठन कर रहा हूँ, और ये पार्टी में ये पार्टी के स्ट्रक्चर में ये तैयार हो जाएगा। अब सोशलिस्ट की भूमिका क्या है? गरीब या अमीर, बीमार तो इंसान पड़ता है, बीमार इंसान पड़ता है, वो गरीब हो अमीर हो। अमीर गरीब कब बनता है? जब उसके इलाज का इशू आता है। पर जब आप एक राष्ट्र के नागरिक बन जाते हो, तो वो राष्ट्र की जिम्मेदारी आपके प्रति बनती है। क्यों बनती है राष्ट्र की? राष्ट्र क्या भाई, आप उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से आपकी पूंजी उसमें डाल रहे हो। तो आप क्यों डाल रहे हो? उनके कॉफर्स में। वो कॉफर्स आपको अलग अलग मेडिसिन इलाज हो, मेडिसिन के साथ शिक्षा का इलाज हो, शिक्षा का प्रावधान हो। भारत की परिस्थिति में आज कोई भी व्यक्ति ग्रेजुएट होता है, शादी कर लेता है, बच्चे कर लेते हैं, उनके सामने केवल 2 चिंताएं हैं। कौन सी? बच्चों की शिक्षा की और खुद के स्वास्थ्य की। अब ये 2 चिंताएं सरकार की होनी चाहिए। तो बाबा साहब के स्टेट एंड माइनॉरिटीज में ये अफेयर्स स्टेट के रहने चाहिए। और बाबा साहब का प्राइमरी एजेंडा जो था वो था नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड। स्टेट एंड माइनॉरिटीज के कॉन्सेप्ट है भाई। स्टेट एंड माइनॉरिटीज में बाबा साहब ने जमीनों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, और उसके लिए उनका आइडिया क्या था? बहुत इंटरेस्टिंग है। बाबा साहब बोलते हैं कि ये स्टेट इंडस्ट्री रहनी चाहिए। कौन सी इंडस्ट्री? एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर को राष्ट्र की तुम उद्योग बनाओ, यानी उसका जो प्रॉफिट निकलेगा। अभी फर्ज करो, अभी आज के ज़माने में हमारे पास फैमिलीज में, अभी तो ज़मीनें एक ज़माने में हजारों एकड़ होती थी, अभी वो डाइल्यूट होते होते कुछ लोगों के पास ज़मीनें बच गई है। डाउन द लाइन ज़मीनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो सिंगल डिजिट पर बहुत मिडिल लेवल के फार्मर के तक आने वाला है। बाबा साहब उसको सोल्यूशन तभी देते थे
बाबा साहब का जो रिडिस्ट्रीब्यूशन का लैंड का कल्पना था कि किस तरह से करना चाहिए, उन्होंने उसका फॉर्मूला भी दिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि बाबा साहब खुद प्राइमरीली जब उनका थीसिस लिख रहे थे, टैक्सेशन वाला जो थीसिस था वो एग्रीकल्चरल टैक्सेस के ऊपर का थीसिस था। बाबा साहब का जो हमारे समाज में टैक्स के बारे में, बाबा साहब एक बहुत बड़े विद्वान थे। तब उन्होंने जिस तरह से टैक्सेशन पॉलिसीज को समझा, तो उन्होंने सोचा कि ज़मीन जो प्राइमरी इंडस्ट्री हमारी है, अभी बहुत समय लोग बोलते हैं कि ज़मीन ज़मीन क्यों। देखिए भाई, गांव में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग शायद ही ये बोलेंगे। जो गांव में रहता है, सुमित भाई गांव से आते हैं, आप गांव से आते हैं, आपके कोई ना कोई परिवार के गांव से आते हैं, तो वहाँ अगर आप एससी समाज से हो, मेजॉरिटी एसटी समाज के पास कुछ इलाकों में जहाँ मेजॉरिटी है उनकी ज़मीनें हैं। दलित समाज के पास नाम की ज़मीन नहीं है। आप इतने मैं एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करूंगा। भारत में जितनी भी भूमि है उसका केवल 7% ही दलितों के पास है। मतलब दलितों में भूमिहीनता सबोल्टन मासिस में भी सबसे ज़्यादा है। और इसी मकसद से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में अपने करीबी साथी दादा साहब गायकवाड़ वगैरह को बुलाकर ये कहा था कि गांव में बसने वाले भूमिहीन दलितों के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, उसके ऊपर फोकस करके ज़मीन की सत्याग्रह की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और दादा साहब गायकवाड़ के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में, खानदेश, मराठावाड़ा और पूरे भारत में इतना ज़बरदस्त भूमि का आंदोलन हुआ। कुछ उस आंदोलन के चलते तब की सरकारों को 8 से 10 लाख एकड़ यानी कि कम से कम 20 से 25 लाख बीघा ज़मीन का आवंटन करना पड़ा। ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम था। और उस आंदोलन में जो लोग डिटेन हुए वो करीब करीब 3,60,000 लोग डिटेन हुए। मुझे मालूम है गुजरात में, सौराष्ट्र वगैरह में उस आंदोलन में, जिसका ज़्यादा एपी सेंटर महाराष्ट्र था, लेकिन गुजरात में भी समर्थन में जो लोग लड़ाई में जुड़े थे, और गुजरात में जो लोग डिटेन है उसका आंकड़ा भी 25 से 30 हज़ार था। और आज भी वालजी भाई पटेल जैसे कुछ साथी है जिन्होंने उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। साथी सुमित के पास चले गए। सुमित, ये बताइए, इतने दिनों से आप दलित कोष को, दलित मूवमेंट को, एट्रोसिटीज़ के केसेस को कवर करते हैं। पिछले 8-9 साल के दौरान ये जो आरएसएस बीजेपी की सरकार आई है, उसके बाद एट्रोसिटीज़ के मामले में आपने क्या फ़र्क देखा है? वैसे तो मुझे ये सवाल आप लोगों से पूछने थे, बट आज उस भूमिका में आप हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जब से मोदी, आप भी ग्रास रूट पे रहते हैं, सारे मुद्दों को कवर करते हैं, तो आप भी बेहतर तरीके से जाते हैं। मेरा तो एक अपना फीडबैक है ही, मैं बीजेपी आरएसएस के खिलाफ खड़ा हूँ पॉलिटिकली, तो मैं तो वो राय रखूँगा। लेकिन आप ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देख पा रहे हैं, तो आपका भी व्यू महत्व रखता है। बिल्कुल। देखिए, अगर हम एनसीआरबी का डेटा देखें तो पिछले साल का ही अगर डेटा देखेंगे तो मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद में एक साल में 13% का इजाफा हुआ, यानी 2021 के मुकाबले 2022 में 13% अपराध ज़्यादा बढ़े हैं। तो एट्रोसिटीज़ लगातार बढ़ रही हैं, और जितने भी खतरनाक केसेज हैं, चाहे वो हाथरस का हो या वो पाली का कांड हो, इंद्र मेघवाल वाला कांड हो, इस तरह के जो केसेज आ रहे हैं वो मोदी गवर्नमेंट में ही हुए हैं। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि कैसे बीजेपी के नेता ने एक हमारे आदिवासी समाज के व्यक्ति के मुंह पे यूरिनेट किया। तो इस तरह की एकदम इनह्यूमन एक्टिविटी हो रही है। रोहित वेमुला को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहते हैं। ऊना की घटना हुई, दिल्ली में रविदास का मंदिर तोड़ा, भीमा कोरेगांव में फर्जी मुकदमे दर्ज करके साथी आनंद तेलतुंबड़े जैसे लोगों को नक्सलवादी बोल के जेलों में डाला। सहारनपुर में घर जले। 2 अप्रैल में भारत बंद करने के लिए दलितों को इसलिए सड़क पर उतरना पड़ा कि पूरे एट्रोसिटीज़ के कानून को वो लोग डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे थे। आप खुद भी उसका शिकार होकर जेल में गए। बिल्कुल, जिग्नेश उसी का शिकार है, और फाइनली हमको एक अच्छा नेता भी मिला उसकी वजह से। तो थैंक्स टू नरेंद्र मोदी कि उन्हें इतना अच्छा लड़का नेता हमको दिया। ये एट्रोसिटी लगातार बढ़ रही हैं, और जैसे नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट, अगर आपको याद हो, उन्होंने मन से बोला था कि दलित को गोली मारने से पहले मेरे को गोली मारो। अगर आपको दलित मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को गोली मत मारो। ये मोदी का स्टेटमेंट था, लेकिन वो मंच से ही कहा उन्होंने, उसमें हकीकत में कोई काम नहीं किया। वो लगातार एट्रोसिटी हैं, आपने इतने सारे केस बताए, और ये लिस्ट इतनी लंबी है कि हम शाम तक बात कर सकते हैं। इतने सारे हीनियस क्राइम हमारे दलितों के ऊपर हो रहे हैं। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि एवरी डे मोर देन 100 केसेज ऑफ एट्रोसिटीज़ आर बीइंग रजिस्टर्ड इन दिस नेशन। वो इतना खतरनाक डेटा है जिसमें सालाना 50,000 से ज़्यादा केस दर्ज हो रहे हैं, और सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार ने बल्कि आप देखेंगे कि SC/ST के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स का जो पैसा मोदी गवर्नमेंट ने बजट में एलोकेट किया, वो बजट इस बार घटा दिया गया है। जो मैनुअल स्क्वेंजर्स के बच्चों के लिए, उनके रिहेबिलिटेशंस के लिए प्रोग्राम होने थे, उसमें 1 लाख रुपया सिर्फ डोनेट किया इस बजट में, एंट्रीम बजट में। आप बताइए 1 लाख रुपए में कोई कैसे, कितने लोगों को उसका फायदा होगा? मतलब कि सरकार ये चाहती है कि सफाई कर्मी और उसका बेटा गटर में उतरे और गटर में उतर के 300-400 रुपए के लिए मरे।
ये सरकार चाहती है कि मैला ढोने की प्रथा, जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान का अपने हाथों से गू उठाने के लिए मजबूर है, वो प्रथा जीवित रहे। उस प्रथा को ख़त्म करने के लिए स्पेशल कानून बना, लेकिन उस कानून को लागू करने के लिए जो बजट चाहिए वो पूरा बजट इस सरकार ने साफ कर दिया। और मानो मजाक कर रहे हो, उसे केवल 1 लाख रुपया उस बजट के तौर पे रखा है। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आपने अच्छा मुद्दा उठाया। और मोदी जी ने कर्मयोगी नाम की किताब लिखी थी, और उस किताब में यहाँ तक लिखा है कि सफाई कर्मी ऐसा ही है, सफाई का काम नहीं कर रहे, सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिल रहा है। किसी तीर्थ पे जाने जैसा अनुभव होता है। जब वो हाथ से किसी का मैला उठाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो तीर्थ कर रहे हैं। अब हम नरेंद्र मोदी से कहें कि कभी आके आप भी तीर्थ का अनुभव कर लें, हमारा मैला उठा लें। आप भी कभी गटर में उतरिए तो आपको पता चले कि किस प्रकार का आध्यात्मिक आनंद वो होता है। इस तरह की उनकी मानसिकता है। तो वो जो कास्ट हार्मनी की बात करते हैं ना, जिसको जातीय समरसता वो कहते हैं कि ठीक है, आप जातियों के बीच में अनटचेबिलिटी मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, लेकिन जातियों को बनाए रखो। जो इनके हेडगवार का, गुरु गोलवलकर का, सावरकर का आइडिया ऑफ कास्ट हार्मनी है, वो यही है कि जातियां बनी रहें और सब लोग अपनी जाति के हिसाब से काम करें। तो आपके जाति के हिसाब से क्या काम करना, मैं चमार जाति का हूं तो मैं क्या करूं, मैं चमड़ा छीलूं। कोई बंगी जाति का आदमी है तो वो क्या करेगा, वो आपका गटर साफ करेगा। कोई धोबी है तो वो आपका कपड़ा धोएगा। कोई मोची है तो वो आपका जूता बनाएगा। इस तरह से ये चाहते हैं कि हम सब, अब देखिए प्रधानमंत्री ने एक योजना बनाई है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम कौशल स्किल्स डेवलपमेंट के नाम पे आपको आपकी जाति के पेशे की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जाति एनिलिशन ऑफ कास्ट होना चाहिए, जाति का विनाश होना चाहिए और सबको समान अवसर मिलने चाहिए दूसरे कामों के लिए, पढ़ाई लिखाई में, नौकरी में। लेकिन मोदी कह रहे हैं कि आप उन्हीं काम को कीजिए ना जो आपकी जाति के, आपके बाप दादा मतलब कि मैला ढो रहे तो और बेहतर तरीके से मैला कैसे ढोए उसका ट्रेनिंग देंगे। ऐसा नहीं कि उस काम में से आपको बाहर निकाले, वो पेशा, वो प्रोफेशन कास्ट न्यूट्रल बने। इनको चाहिए भी कि सस्ता लेबर इनको मिले। अब ये बड़े अपार्टमेंट्स में जब रहेंगे तो इनके गटर की सफाई, इनके घर की सफाई, इनको झाड़ू पोछा, इनके कार पे कपड़ा मारने के लिए, इनके कपड़े धोने के लिए कहाँ से आएगा। तो ये एक डेलिब्रेटली इनका अटैक है कि जो दलित बहुजन समाज के लोग हैं उनको इसी तरह का सस्ता लेबर के रूप में वो प्रोड्यूस करें। क्योंकि आप देखें हमारे रिजर्वेशन पर लगातार हमला हो रहा है। सरकारी सेक्टर्स में जितने भी PSUs थे सबको प्राइवेट किया तो रिजर्वेशन ख़त्म हुआ। उसके अलावा जो लेटरल एंट्रीज़ में जो अभी अपॉइंटमेंट सरकार कर रही है उसमें कोई SC ST OBC नहीं है। तो ये दैट्स मीन ये चाह रहे हैं ना कि हमारे लोग जो हैं वो अब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन जैसे पढ़ के आ रहे हैं, अब उनकी नेक्स्ट जनरेशन कम से कम ना पढ़े। बिल्कुल, मतलब कि महाराष्ट्र में अभी कोई मुझे बता रहा था कि 67,000 सरकारी स्कूल बंद होने वाले हैं। तो दलित, आदिवासी, OBC, DNT, मुसलमान, ये गरीब तबकों के बच्चे पढ़ न पाए, एक। और दूसरी तरफ महंगाई इतनी भयंकर है कि जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का जो व्यक्ति दलित आदिवासी बैकग्राउंड से है वो शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकता। 3 साल तक 51 लाख के करीब आदिवासी और दलित विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप, प्रोफेसर सुखदेव थोराट जो महाराष्ट्र उन्हीं का स्टडी है, 3 लाख तक 50-55 लाख दलित आदिवासी विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप ब्लॉक करके रखी। नई सरकारी नौकरी में भर्ती हो नहीं रही है, रिक्त पदों को भरा नहीं जा रहा है। जहाँ पर भी थोड़ी बहुत भी भर्ती हो रही है वहाँ आरक्षण की योजना को लागू नहीं किया जा रहा है। और आरक्षण को लागू किया जा रहा है तो तभी जब आप कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी के तौर पर 8 घंटे के 12,000 रुपये लेने के लिए तैयार है। मतलब कि पूरा पिछले 60-70 साल के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन ने थोड़ा बहुत भी जो डिलीवर किया था, जिसके कारण दलित समाज के व्यक्ति बैंकों में गए, LIC में गए, ONGC में गए, IOC में गए, पटवारी बने, टीचर बने, IAS बने, IPS बने, MP बने, MLA बने। ये दलितों का एक सब्सटेंशियल जो मिडिल क्लास तैयार हुआ था, जो हमारी रैलियों में, धरनों में, आंदोलन में थोड़ा बहुत चंदा देता है, पैम्फलेट छपवाने का खर्चा उठाता है, ये दलितों का मिडिल क्लास भी एग्जिस्ट न करे। मतलब अब तक जो भी एक साइलेंट रेवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हो रहा था उसको उल्टा करके एक प्रतिक्रांति, एक काउंटर रेवोल्यूशन RSS, भाजपा और मोदी ने अनलिश किया है। तो इसके खिलाफ की लड़ाई हम लोग कैसे लड़े? देखिए, मुझे कई बार ये सब मैं देखता हूँ थोड़ी निराशा होती है कि यार बड़ा अंधकार में समय आ गया, क्या होगा। लेकिन फिर मैं अपने जब पुरखों की लड़ाई को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार वो जब लड़ रहे थे तो उनके सामने और भी ज़्यादा मुश्किल हालात थे। और हम लोग जो है ना, वी आर बोर्न फाइटर। मैंने कई बार इस बात को दोहराया कि आपने हमको गांव से बाहर फेंक दिया कि आपकी हवा के साथ भी आपकी गंदगी, स्मेल ना आए हमारे साथ में। अब गांव के बाहर जंगल में हम लोग रह रहे थे, तो जंगल में हमारी किससे लड़ाई हो रही थी? जानवरों से लड़ाई हो रही थी। हमारे यहाँ वाघ मारे, सिंह मारे जैसे टाइटल हैं, तो जंगल के जानवरों से हम लोग लड़ रहे थे, तो हम वहाँ बच गए। आपने हमें खाना नहीं खाने दिया तो हमने मरे हुए जानवर का मांस खाया। मुर्दैया पढ़िए आप तुलसीराम की, आप वाल्मीकि की जूठन पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि वो पीड़ा क्या है। हम वो सड़ा हुआ मांस खा के भी जिंदा रह गए। आपने हमको पानी नहीं पीने दिया
तो हमने वो मैला पानी, प्रदूषित पानी पिया, वो पी के भी हम लोग जिंदा रह गए। तो मैं मानता हूँ कि वी आर बोर्न फाइटर्स। हम लोग मतलब इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हैं। आप गैस चैम्बर में भी डाल के हमको मार डालोगे ना, तब भी हमारा एक आध आदमी रहेगा और वो लड़ाई लड़ता रहेगा। तभी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो ये संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत ही मुश्किल घड़ियाँ है, काले बादल छाए, संघर्ष के दिन आए, तो ये संघर्ष चलता रहेगा। साथ ही सुमित का शुक्रिया था, बहुत उम्दा पत्रकारित्व कर रहे हैं और बहुत से एट्रोसिटीज़ के मामलों में, और उसके अलावा भी बहुजन समाज, दलित, आदिवासी, ओबीसी, डीएनटीस, मुस्लिम, उसके जो भी उनके जीवन के पहलू है, उनके लेकर जो भी योजनाएं बनी हैं, उसके बहुत से पहलू के ऊपर वो कवर करते रहते हैं और उनके कारण बहुत से मुद्दे हम लोगों को भी पता चलते हैं, फिर हम लोग भी उस कंसर्न को, इस इश्यूज़ को रेज करते हैं। साथ ही सूरज भी लगातार अभी उनका दूसरा PhD चल रहा है ऑक्सफोर्ड से, और हार्वर्ड से एक PhD किया, दूसरा PhD भी ऑक्सफोर्ड से, साउथ अफ्रीका से किया, और वो भी बार बार इंडिया आते रहते हैं और सारे कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते हैं, रैलियों में, धरनों में, सेमिनार में, कॉन्फ्रेंसिस में। तो ये लड़ाई, ये संघर्ष, ये संवाद जातू रहेगा। या बहुजन जो कल्पना है, इसमें सभी आ गए, दलित आ गया, पिछड़ा आ गया, आदिवासी आ गए, SC, डीएनटीज भी आ गए। नहीं, बहुजन बहुत बड़ी कल्पना है। तो हमको हमारे राजनीति का दृष्टिकोण बहुजन रखना है। उसमें ना दलित करना है, ना आदिवासी करना है, ना DNT करना है, ना फलाना पिस्तान। बहुजन ये यहाँ के मूल निवासियों की पहचान है, जो समान हक के लिए लड़ने वाली कौम है। उसमें फिर बहुजन के दृष्टिकोण से, तो हमारे समाज में आजकल शब्दों को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो इसके लिए मैं सोचा उनके इसके लिए, तो हमारी राजनीति बहुजन राजनीति, हमारी पत्रकारिता बहुजन पत्रकारिता है। यहाँ की ब्राह्मणी व्यवस्था ने हमको विभाजन किया जाति के हिसाब से। हमारा लक्ष्य है सबको इंसान की तरफ से जोड़ना यानी बहुजनवाद को आगे बढ़ाना। उसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, इसको और मटीरियलाइज करना है तो हमारी ओर से एक प्रस्ताव ऐसा भी जाना चाहिए कि ये सारे बहुजनों के बीच में, दलित, आदिवासी, OBC, DNTs, इनके बीच में भी इंटरकास्ट मैरिजेस चालू हो, और हमारे इस कम्युनिटीज़ के, दलित, आदिवासी, OBC, DNTs बैकग्राउंड से आने वाले जो रियल एस्टेट के लोग हैं, वो ऐसी समता कॉलोनी का निर्माण करे जहाँ ये तमाम जाति और धर्म के, ये सभी पूरे बहुजन एक साथ बसे, ताकि उनकी वो आदिवासी, OBC, DNTs, दलित, इन सारे बच्चे साथ में खेले, साथ में स्विमिंग करे, साथ में पढ़ाई करे, साथ में डांडिया भी करे, साथ में पब में भी जाए, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन भी करे, उनके बीच में प्यार भी हो और उनके बीच में शादियाँ भी हो। नहीं, ये काम बहुजन आंदोलन ने किया। बामसेफ संगठन के अगर आप लोग देखोगे, या बसपा के जो लोग हैं, यहाँ पर हम हमारे पिछड़े बैकवर्ड कास्ट कमीशन के लीडर्स को देख रहे थे, ये सभी बामसेफ के प्रोडक्ट है। और ये उनकी शादियाँ भी बच्चों में जो हुई है, जनरली आप देखोगे, वो जनरली इंटरकास्ट या इंट्रा सब कास्ट हुई है। ये बहुत बड़ा आंदोलन। तो हम लोग अगर इस बहुजन आंदोलन से जुड़ जाते हैं, तो जाति के रहने वाली जो असाक्षरता है, इलिटरेसी और सुपरस्टिशन, वो यही दूर कर देता है। फिर आप आगे वाले को, तो ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है और अभी भी बहुजनवादी आंदोलन में आप देखोगे इंटरकास्ट मैरिज, कोई बोलेगा मेरे पिताजी बामसेफ में थे या जो पार्टी में थे, कांशीराम के साथ थे। तो आप भी बताइए, हम कर्नाटका के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्या चल रहा है? एकदम शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगी, जो भी स्कीम्स या गारंटीज या जो भी इनिशिएटिव्स पार्टी ने ली है, वी वेलकम हिम। वाई? बिकॉज इट इज़ सिद्धरामैया जी के लीडरशिप के अंडर में जो भी डिसीजंस वो ले रहे हैं एज एन इंक्लूसिव पॉलिसी, सो ही वांट्स टू ट्राई टू गेट इनटू ऑल द कम्युनिटीज़ एंड ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सो हर के हिस्से में कुछ उन्होंने अपने बजट में या फिर अपने सरकार के इसमें उन्होंने कंट्रीब्यूशन देने का ट्राई किया है। सो वी वेलकम देन, एंड जो भी लैकुनास होंगे, जो भी वीकनेसेस होंगे, वो अगली बार या फिर आने वाले दिनों में उसको भी हम रेक्टिफाई करके उसको विल ट्राई टू मेक दैट, सी दैट ईच एंड एवरी पर्सन इज़ द बेनिफिशियरी ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज वी बिलीव इन द वेलफेयर स्टेट। जैसे अभी इतने टाइम आपने डिस्कशन किया कि वी बिलीव इन द वेलफेयर पॉलिसी एंड वी सी इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी जो नागरिक है वो उसका ध्यान दे और उसको कंसिडर करे, नॉट एज अ जस्ट कि भाई हाँ वोट के दृष्टिकोण से नहीं, येस एज अ ट्रू सिटीज़न के हिसाब से देखें। सो येस, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम।
तो मैं साथी सुमित के साथ बसवन्ना की धरती से न्यूज़ बीक के लिए जिग्नेश, और धन्यवाद। हम आपको जो है एक एडिटर पोस्ट भी दे रहे हैं। ये बहुत परफेक्ट है, मतलब यू हैव ऑप्शंस टू मेक करियर इन जर्नलिज्म आल्सो। तो इनकी रिपोर्टिंग पर आप लोगों को क्या कहना है, जिस तरह से इन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया है? कमेंट करिएगा, opinion वो दें। क्या बोलते हैं, बेल आइकन दबाइएगा, सब्सक्राइब Comment करिएगा, करें, लाइक share करिए, करें, शेयर subscribe करें और उसकी लिंक को सारे व्हाट्सएप के ग्रुपों में घुमाइए। यस, लवली। जय भीम। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।